नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि क्या आपने यह अनुमान लगाया था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बुलडोजर, जी हां सही सुन रहे हैं आप, बुलडोजर एक अहम किरदार बनकर उभरेगा। जैसे जैसे चुनावी रैलियां फिजिकल होती गईं, बुलडोजर भी रंग दिखाने लगा। यूपी चुनाव में पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयानों की खूब बातें हुई, रैलियों की भीड़ भी चर्चा का विषय रही, लेकिन महफिल किसने लूटी? बुलडोजर ने। उत्तर प्रदेश के चुनाव में नेताओं के बाद कोई चर्चा में था तो वो था बुलडोजर। जहां भी योगी आदित्यनाथ की रैली या सभा होती, वहां बुलडोजर का जिक्र अपने आप आ जाता। मंच या सभा स्थल के पास ही बुलडोजर को सजा धजा कर खड़ा कर दिया जाता। लोग भी बड़े मजे से बुलडोजर को देखते, या यूं कहें कि भाजपा के लिए बुलडोजर एक भीड़ जुटाऊ हथकंडा बन गया था। जैसे जैसे चुनावी रंग चढ़ता गया, सीएम योगी बुलडोजर बाबा कहलाने लगे। वो भी बिना ऐतराज जताए से सुशासन की उपाधि मानकर भुनाने लगे। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में। प्रभु राम की कृपा योगी जी पे बरस गई, जय हो जय हो जय हो। चुनाव जीतने के बाद राजधानी लखनऊ में भाजपा कार्यालय के बाहर तो कुछ उत्साहित समर्थकों ने बुलडोजर पर सवार होकर भगवा झंडा फहराकर जीत का जश्न मनाया। कोई बनाना इनका साथी, योगी के गाने भाइयों, ये जनता घर घर गाती। पूरी यूपी में मचा धमाल। बुलडोजर बाबा के नाम के पोस्टर लगे। इस तरह चाहने वालों ने योगी का एक नया नाम दिया। योगी और बुलडोजर का रिश्ता काफी पुराना है। दरअसल 2017 में सत्ता पाने के बाद सीएम योगी ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया था। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और विजय मिश्रा की अवैध संपत्तियों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया था। सरकारी जमीन पर किए कब्जों को ढा दिया गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा कहकर तंज कसा था। वहीं चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस समेत दूसरे दलों को भी बुलडोजर चुभने लगा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सुशासन के रूप में इसे अपनी पहचान बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। महफिल में जश्न निराला, जीत गया बाबा बुलडोजर वाला, हो गया दुश्मनों का मुंह काला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भाजपा की जीत से गदगद हैं। जनता को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ईमानदार नेतृत्व को जनता ने स्वीकार किया है। एक बार फिर मोदी योगी पर जनता ने विश्वास जताया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में जमकर मेहनत की, सक्षम नेतृत्व पर जनता ने विश्वास किया। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारी पार्टी हमारा गौरवशाली इतिहास है। आने वाले समय में परिवारवाद वाली पार्टी खत्म होगी। ईमानदार नेतृत्व, विकास को महत्व मिलेगा। हम अपने संकल्प पत्र को पूरा करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल की है, जिसमें भाजपा अपने सहयोगियों के संग मिलकर 273 सीटों पर विजय हासिल करती नजर आई। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 125 सीटों पर जीत दर्ज की है। बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हमारे पास नेतृत्व, एक ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व, केंद्र में आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, और जिस प्रकार आदरणीय मोदी जी का प्रवास राज्य के अंदर हुआ, दौड़ा हुआ, हमें लगता है 7-8 महीनों में सभी जिलों में उनका जाना हुआ, और आदरणीय योगी जी का भी प्रवास, जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, ये जो बूथ से लेकर जिला, क्षेत्र, विधानसभा प्रभारी, प्रवासी, विस्तारक, जो 7-8 महीने से कार्यकर्ताओं ने पूरा समय देकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद लिया है, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण है कानून का राज, गरीब कल्याण योजनाएं, सक्षम नेतृत्व। लोगों को, आम जनमानस को विश्वास हुआ है कि मोदी योगी हैं तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी घर घर में अन्न देना, ये लोगों ने स्वीकार किया है।
और स्वीकार करने के बाद जनता जनार्दन ने प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है। मैं आप सभी मित्रों का, जनता जनार्दन का हाथ जोड़कर शुभकामनाएं, बधाई और उनके आशीर्वाद की अपेक्षा। अच्छा सुझाव है, जनता जनार्दन का दोनों मिलकर सेवा करें। विपक्ष की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए संकट के घड़ी में जब गरीब ऐसा कुछ हो तो उनको भी खड़ा होकर जनता जनार्दन की सेवा करना चाहिए। जैसे 5 साल किए वैसा नहीं करना चाहिए। ये मोदी का टीका है, ये अन्न उसका है, तो गरीब के लिए जो भी योजनाएं हैं गरीब तक पहुँचे, बिना भेदभाव का पहुँचे, ईमानदारी के पास पहुँचे, न बिचौलिया बीच में न भ्रष्टाचार, यानी ईमानदारी से उसके पास तक पहुँचे। उसमें सदन में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है और ठीक ढंग से उस भूमिका का निर्वहन करेंगे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। स्वाभाविक है, अपने अपने नज़रिया से अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर हम सब का दायित्व है जनता का सेवा करना। पार्टी हमारा गौरवशाली इतिहास है, हमारे नेताओं ने बहुत जीवन दिया है। हमारे देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के गौरव, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, एक ईमानदारी के साथ नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए आने वाला समय में वंशवाद की पार्टियां नहीं रहना, परिवारवाद की पार्टियां खत्म हो जाएगी। इसलिए आने वाला समय योग्यता, ईमानदारी और जनता के बीच में उपलब्धता, ये सभी रहना आवश्यक है और जनता लोगों को नकार देगी। पुलिस विभाग में सर्विस में रहते हुए अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने वाले बीजेपी राज्यसभा सांसद ब्रजलाल ने बताया कि प्रदेश में अपराधियों को नस्ते-नाबूद करने वाले योगी पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने अपराधियों की संपत्ति को जब्त करते हुए वहां गरीबों के आवास बनवाए हैं और यही वजह रही कि जनता ने अपना जनाधार, अपना जनादेश दिया। खास बातचीत की है, सुनिए। कानून व्यवस्था पर एक्सपर्ट कमेंट और लगातार जिस तरीके से पुलिस विभाग में रहते अब माफियाओं का सफाया किया है, वो ब्रजलाल सर हमारे साथ में है, राज्यसभा सांसद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में एक बार दोबारा सरकार बनी है, क्या बुलडोजर चलता रहेगा? बुलडोजर चलता रहेगा और बुलडोजर का मैं योगी आदित्यनाथ को इसको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि माफिया पर जो कार्रवाई हुई वो तो हुई ही, लेकिन मैं 37.5 वर्ष की अपनी पुलिस सेवा के कार्यकाल में देखा कि पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने जो ना अपराध से संपत्तियां जो अर्जित की थी उस पर बुलडोजर चला दिया। 2000 करोड़ से ज़्यादा जमीन कर देंगे, वो सरकारी ज़मीनें थी, गरीबों की ज़मीनें थी और उस पर गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा था हम आएंगे तो इसका हिसाब लेंगे, इसको हम बनाएंगे दोबारा। माफियाओं को तो प्रोटेक्ट किया ही, अपराधियों का, आतंकवादियों का साथ दिया, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जिनको बाद में कोर्ट ने मौत की सज़ा दे दी। तो ये जो बुलडोज़र है ये अपराधियों पर है और ये बुलडोज़र रुकने वाला नहीं है और इसमें गति में और तेजी आएगी। सर, मुख्तार अंसारी के बेटे का अपने वीडियो भी वायरल हुआ था, देखा होगा कि इस तरीके से अधिकारियों की हिसाब मांग रहे थे और आपने भी अपने पुलिस विभाग में अपराधियों का सफाया किया है। वो बयान क्या भाजपा के लिए एक अच्छा साबित हुआ है? ऐसा हुआ, मैंने उस पर ट्वीट किया था। इन्होंने कहा 6 महीने कोई तवल्ला ने भैया से बात कर लिया और हिसाब लूँगा। मैंने कहा हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी लेगी, मैंने ट्वीट किया था और हिसाब हम लेंगे। जो तमाम अभी संपत्तियां बाकी रहीं वो सब निशाने पर हैं और उसका हिसाब लेंगे। एक सर आखिरी सवाल है कि बहन जी ने जिस तरीके से कहा कि वो डाइवर्ट बीजेपी की तरफ हुआ, प्रचार प्रसार गलत किया गया, किस तरीके से इसको देखते हो इस बयान को आप? बहन जी ने एक तो बात सही कहा कि दलित उनसे छिटक गया, लेकिन दलित उनसे बहुत पहले छिटक जा रहा था। उनकी नीतियाँ ऐसी थीं, तमाम ऐसी नीतियाँ थीं जो दलित विरोधी थी। वो दलित को घर की गाजर मूली समझती थी, कभी ख्याल नहीं किया, कभी दलितों का इंटरेस्ट की, हितों की रक्षा नहीं की। और दलित इस चीज़ को समझ गया, 14 से खिसक रहा था, 17 और 19 आते आते वो पीक पर पहुंचा और उसने देखा कि साहब इनमें हमारा हित नहीं है और हित केवल भारतीय जनता पार्टी में है और समाजवादी पार्टी चाहे कितना कर ले, दलित किसी को वोट देगा, कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। जब इन्होंने, अखिलेश ने समझौता किया 2019 में, तब नहीं दिया। तो इसलिए आज दलित वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी में आया है, रहेगा और ये जो प्रचंड बहुमत आई है उसमें दलित बिरादरी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं साधुवाद देता हूँ।
शुक्रिया सर। तो ये ब्रजलाल सर थे, राज्यसभा सांसद हैं। उनका जिस तरीके से कहना था कि मायावती ने जिस तरीके से इस चीज को माना है कि दलित और वोट उनसे खसका है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी को कभी भी दलित वोट नहीं जाएगा। लगातार जिस तरह से कानून व्यवस्था पर बीजेपी सरकार ने काम किया है, तो बुलडोजर लगातार वो चलता रहेगा। कैमरा रियाज के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत से पहले कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिसमें कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम शामिल था। शामिल होने पर उन्होंने कहा था कि वो जहां जाते हैं वो पार्टी सरकार बनाती है। इसके बाद सांप और नेवले को लेकर दिए बयान पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य सुर्खियों में बने रहे, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी फाजिल नगर सीट हार गए और समाजवादी पार्टी 125 के आंकड़े पर सिमट गई। हमारे संवाददाता ने स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है, सुनिए। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, लेकिन कई कद्दावर नेता ऐसे भी थे जिनको हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, क्या कमी रह गई आखिर जो थोड़ी सी सीटें कम रह गई, 75 से 80 सीटें? अब देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार बनने से चूकी है। चुनाव हम स्वयं हारे हैं और बहुत से साथी भी हारे हैं। भाजपा अप्रत्याशित ढंग से फिर से बढ़त ली है, तो इस पर तो हम केवल इतनी कह रहे हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है हम उसको वेलकम करते हैं। सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई देते हैं। हम अपनी हार को भी स्वीकार करते हैं और सरकार बनाने में हमारे कहां कहां पर चूकें हुई हैं उन पर हम विचार मंथन भी करेंगे और हार की उन कड़ियों को सुलझाने का भी प्रयास करेंगे जिससे कि आगे इन कमियों का सामना न करना पड़े। 2 महीने पहले आपने एक पार्टी छोड़ी, आज वो फिर सत्ता में है, कोई अफसोस? कोई अफसोस नहीं। हम केवल विधायक और मंत्री बनने के लिए सरकार, मंत्री और विधायक बनने के लिए ही केवल चुनाव नहीं लड़ते हैं। लोकतंत्र में जितना महत्व सत्ता पक्ष का है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। हम विपक्ष में भी लंबे अरसे तक रहे हैं। मैं स्वयं 3 बार नेता विरोधी दल रहा हूं। लंबे अरसे तक विधानमंडल के नेता के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है और 6 बार मैं मंत्रिमंडल में भी शपथ लिया हूं। तो दोनों क्षेत्रों का हमें अनुभव है। अब विपक्ष में रह करके हमें क्या भूमिका अदा करनी है, अब मैं उस रास्ते पर चलूंगा। तो 2 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट थी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन उसके बीच में चर्चा यह भी है हारने वालों में, एक स्वामी प्रसाद मौर्य, एक केशव प्रसाद मौर्य। अगल बगल की सीट थी सिराथू और फाजिल नगर। तो इन दोनों लोगों की हार के पीछे क्या मानते हैं कि ओबीसी वोटर साथ नहीं आया? बहरहाल दोनों सीटों में अंतर 350 किलोमीटर दूर का है। अगल बगल की सीट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हार होती है। मैं हारूं या कोई और हारे, हार के कारणों का पता करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र में जितना महत्व जीत का है उतना ही हार का। इसलिए हार के कारणों को पता करके अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो आगे आने वाले चुनाव में उन कमियों को दूर करके फिर से एक अच्छे योद्धा के रूप में चुनावी मैदान में। मायावती कह रही हैं कि मुसलमान ने एक तरफा समाजवादी पार्टी का साथ दिया, अगर वो उनके साथ आते तो वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकती थी। अब सुश्री बहन मायावती ने क्या कहा उसके विषय में सवाल भी 19 करना चाहिए, उत्तर भी 19 लेना चाहिए। मायावती जी ने किन बातों को सोच समझ के क्या कहा है उसका उत्तर बेहतर तरीके से वही दे सकती हैं, इसलिए उस पर हमें कुछ भी नहीं कहना। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बहन जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने स्वयं कहा था कि अगर आप जीतने लायक नहीं हो और अगर आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी जीत रही है तो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भाजपा के पक्ष में मतदान करें, भाजपा को सपोर्ट करें।
तो जब खुद वो अपील कर रही हैं भाजपा को सपोर्ट करने के लिए, तो उनका वोट कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हम समझते हैं उनको चिंता भी नहीं करनी चाहिए। जब बड़ा सवाल ये है कि पश्चिम की बात करें तो वहां पर कहा गया कि यादव लैंड जो थी वहां से समाजवादी पार्टी हारी है। दूसरा, पूर्वांचल में जो छठा चरण था वहां पर समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान हुआ। तो क्या ओबीसी वोटर जो है वो जिसकी कोशिश की गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो उनकी तरफ नहीं आया? देखिए, पहली बात तो पश्चिम में यादव लैंड है ही नहीं है। आपकी इटावा सैफई नहीं, पश्चिम का मतलब होता है मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर, गाजियाबाद। तो उस बेल्ट में यादव लैंड नहीं है, वो जाट, सैनी, गुजर लैंड है या मुस्लिम है। रही बात चुनाव हारने पर हम किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष को दोषी नहीं कर सकते। हम किसी पर उंगली उठाएं उसके पहले हम अपने ऊपर उंगली उठाएंगे कि हमारी कहां कमियां रह गई जो हम सब के बीच में पैर बनाने में। तो अखिलेश यादव के साथ कब बैठक होनी है? आप लोग कब ये समीक्षा बैठक करेंगे? अब वो उसकी बैठक की सूचना आएगी, बैठा जाएगा। क्योंकि मामला गंभीर है, इसलिए चिंतन इस पर होगा। 2 साल बचे हैं अब लोकसभा चुनाव के भी, तो उसकी भी कुछ तैयारी देखी जाएगी? स्वाभाविक रूप से जो भी चुनाव आएगा हम न केवल डट करके उसको मुकाबला करेंगे, बल्कि भाजपा को मात देने के लिए पूरी तैयारी के साथ चुनावी समर में कूदेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनका कहना है कि 2022 का चुनाव भले ही किन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी हार गई हो, लेकिन आने वाले समय में फिर से एक बार मेहनत करेंगे और जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद से इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल गुरमीत सिंह को सौंप दिया है। हालांकि राज्यपाल ने उनसे कहा कि नई सरकार बनने तक वो काम करते रहें। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारे गृह मंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को यहां उत्तराखंड राज्य के मुख्य सेवक का दायित्व सौंपा था। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया है और मैंने कभी भी कोई पद के बारे में या किसी दावेदारी के बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं है। मेरी पार्टी ने जो मुझे काम दिया था, मुझे यहाँ तक का काम दिया था, मुझे खुशी है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया और 2/3 बहुमत दी।